दुनिया के किसी भी कैरियर में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं है। लेकिन उस साल जैसे ही कोरोना आया, स्कूल पूरी तरह से बंद हो गया। और मेरा नाम संतोष कुमार झा है और मैं ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल का अभी संचालन कर रहा हूँ। कभी वो वक्त आया जब आप खुद को टूटते हुए पा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे आप? तो मैंने उस समय स्कूल को अपना बेच दिया। फील हो रहा था कि आई डू द सुसाइड। लिया, चार्जर रखा हुआ था, आई वाज पुटिंग द वायर एंड उसको मैंने अपने गले में डाल के वो किया। लाइफ एक ऐसा समय होता है कि आपको बहुत परेशानी होगा, चारों तरफ खत्म होगा, आपको लगेगा कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं। जब भी आपको लगे कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक बार सोचो कि एक बार और ट्राई। तो आज के समय का जो सबसे बड़ा राक्षस है ये हमारा मोबाइल फोन है। सर, आप मंथली कितना अर्न कर लेते? सर, मंथली अर्निंग का तो बच्चे दो बेटियां हैं हमारी। अर्निंग पे अभी फोकस नहीं करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, सेल्फ के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो वेलकम आप सभी लोगों को। और आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जो काफी चर्चित में रहे हैं और ऐसे चेहरे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके बीच उन्हें रिप्रेजेंट करूं और उन तमाम चीजों से आपको अवेयर कराऊं जिसमें इनके अंदर जो जुनून है, जो जज्बात है, जो गोल्स को टारगेट कैसे करते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका इस पब्लिक संवाद न्यूज पॉडकास्ट में। बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने एज ए गेस्ट यहाँ पर पधारा है। जी थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि सर अपना परिचय आप देंगे दर्शकों को। मेरा नाम संतोष कुमार झा है और मैं ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल का अभी संचालन कर रहा हूँ और पिछले 13 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। जी सर। सर, पिछले 13 वर्षों से आप बच्चों के बीच एजुकेशनल वर्क कर रहे हैं। बहुत ही ग्रेट वर्क है जिसे आप हैंडल कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 13 वर्षों से आप जो एजुकेशनल फील्ड को आपने सिलेक्ट किया, उससे पहले आपने किसी ऐसे गोल को क्यों नहीं टारगेट किए जिससे आप बड़े चेहरे के रूप में आप समाज और देश में उभर कर सामने आते? सर, एक्चुअल में क्या था कि मुझे एज अ टीचिंग, क्योंकि मेरे शुरुआती दौर का जो इकोनॉमिकल कहते हैं, हमेशा कहा जाता है कि टीचर जब कोई बनता है जनरली तो बाई लक बन जाता है, बाई चांस, मतलब बाई चॉइस नहीं होता है, बाई चांस होता है। तो बाई चांस आई वाज सिलेक्टेड माय करियर एज अ टीचर। बट जब मैं बाई चांसली फर्स्ट डे पढ़ाने गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम मेड फॉर दिस, मैं इसी के लिए बना हूं। बिकॉज कि बोलते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वर्क सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको वर्क सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे वर्क सेटिस्फैक्शन अपने इस काम में मिलने लगा। दैट्स व्हाई मैंने इसे एज अ करियर चुना और मुझे ऐसा भी लगा कि एक टीचर बनकर मैं एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता हूं और टीचर के पास जितना अपॉर्चुनिटी है, शायद दुनिया के किसी भी कैरियर में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं है। I think that a teacher can change the society, even the whole nation. Exactly. Okay, next question सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने जो एजुकेशनल फील्ड को आप सिलेक्ट किया, तो इसमें वे कौन से दौर थे जो बहुत ही आपको क्रिटिकल मोड पे टर्निंग पॉइंट के रूप में आया? एज अ टीचिंग मेरे करियर में सबसे तो मुश्किल दौर ये था कि मेरे फैमिली का जो उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन था वो थोड़ा खराब था और हमें ऐसा होता था कि सुबह में 4 बजे से मैं होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता था और सुबह 4 बजे से होम ट्यूशन सुबह 8 बजे तक। उसके बाद मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद फिर से कोचिंग का 2-3 बैच लेता था, फिर रात में 12 बजे तक कंटिन्यू होम ट्यूशन देता था। ये मेरे लिए उसमें टफ था लेकिन मजा आता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2-2 दिन 4-4 दिन तक खाना नहीं खा पाते थे, दिन भर तो खा ही नहीं पाते थे, बिकॉज कि पूरा शेड्यूल फिक्स था कि यहाँ पर आना है, वहां पर आना है, वहां पर आना है। तो ये क्रिटिकल था। लेकिन सबसे बुरा वक्त स्कूल मैंने 2018 में स्टार्ट किया था सैदपुर ब्रांच में और उसके बाद कोरोना काल आया। तो कोरोना काल जब उस समय आया तो हम लोग बहुत बड़े कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा वाले तो थे नहीं हमारे पास उस समय। अभी स्कूल मेरा चलने ही लगा था। अब लगा था जिस साल कोरोना आया कि लगा कि अब अच्छा करेगा स्कूल, लेकिन उस साल जैसे ही कोरोना आया स्कूल पूरी तरह से बंद हो गया और हम लोग का रेंटेड बिल्डिंग था। तो इतना परेशानी हो गया, इतना दिक्कत हो गया कि हमारे जो उस समय हम स्कूल पार्टनरशिप में खोले थे, पार्टनर भी मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन वही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आई डोंट केयर, आप मुझे पैसा दो बस। तो मैंने उस समय स्कूल को अपना बेच दिया, मैं सेल कर दिया स्कूल को
और उस स्कूल का भी नाम लेना चाहूंगा, उनको भी धन्यवाद कि इंद्रप्रस्था के डायरेक्टर है सुमन सर, उनको मैंने स्कूल बेच दिया था अपना, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं संतोष जी, आप एक बार और ट्राई कीजिए, देखिए कुछ अच्छा हो सकता है कहीं। तो फिर उन्होंने जो हेल्प किया उसके दम पर फिर मैंने स्टार्ट किया, एक बार दम लगा के। मेरे सारे स्टाफ्स ने मेरा सपोर्ट किया, जैसे सर हम लोग बहुत मेहनत की है, प्लीज एक बार देखिए। तो फिर एक हिम्मत लेकर जहां पे कुछ नहीं था फिर शुरुआत किया, धीरे धीरे करके आज स्कूल एक अच्छे मुकाम पे है, जहाँ पे कह सकते हैं कि एक बढ़िया संचालन हो पा रहा है। It means life is full of struggles, बिल्कुल sir. बिल्कुल। And there are lots of challenges. If we have to get our achievements, then we have to struggle a lot, sir. एग्जैक्टली तो आपने जो कोरोना काल में जो क्रिटिकल सिचुएशन से आपने खुद को फेस किया, तो इन तमाम चीजों में आप ऐसा भी तो नहीं हुआ कभी वो वक्त आया जब आप खुद को टूटते हुए पा रहे थे, सिर्फ देख रहे थे आप? एग्जैक्टली कोरोना काल का ही बात है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब सुमन सर का या इंद्रप्रस्था का जो पूरा टीम था वो हमारे स्कूल में आकर मेरे पूरे पेरेंट्स से काउंसलिंग कर लिए, और उन्होंने कहा कि अब उसी दिन से उनका गार्ड, उनका जो कुछ स्टाफ था उस स्कूल में रहने लगा। और मैं अपने ऑफिस में अपने चेयर पे बैठा हुआ था और मैं अपने ऑफिस के चारों तरफ देखा था, तो क्योंकि जब कोई चीज छोटा होता है तो हम एक एक चीज को अपने हाथों से सजाए होते हैं, तो मैं देख रहा था कि मैं इस समय इसको ऐसे रखा था, ऐसे रखा, तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहा था। दैट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई डिड अ सुसाइड, आई कमिटेड दैट टाइम। मैंने उसको कमिट भी कर लिया, चार्जर रखा हुआ था, आई वाज पुटिंग द वायर एंड उसको मैंने अपने गले में डाल के वो किया। मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ, मेरा सब कुछ चला गया, मैं इसके बाद करूंगा क्या, कि फिर से शुरू करना होगा, फिर से ये करना होगा। दैट वाज अ रियली वेरी टफ टाइम ऑफ माय लाइफ। But I think that teacher must not lose his patience, his or her patience, because a teacher can build up the careers of the students. Even you are saying this, yes, sir? Exactly. Yes, but if you lose your patience, then the students will follow you, and this will make the students negative. Actually you are saying right, but sometimes the lives teach you so many things. That was the critical condition, that's why I was doing so, but I didn't do that, मैंने उस काम को किया नहीं, वो तो एक क्रिटिकल कंडीशन था इसलिए मैंने किया। बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि लाइफ एक ऐसा समय होता है कि आपको बहुत परेशानी होगा, चारों तरफ खत्म होगा, आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हमेशा एक बात मुझे याद आता है कि किसी ने कहा है बहुत बढ़िया, कि जब भी आपको लगे कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक बार सोचो कि एक बार और ट्राई करते हैं, ट्राई वंस। तो वही बात मेरे मन में आया और दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइड वंस एंड टुडे आई एम हियर। वेरी गुड सर। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो स्कूल स्टार्ट किया, उस स्कूल का आप दर्शकों के बीच जो उसका नाम है वो आप रिप्रेजेंट करें, और स्कूल स्टार्ट करने के पीछे क्या प्लानिंग आपका था? एग्जैक्टली मैंने जो अपने स्कूल को स्टार्ट किया था उसका नाम है ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल, और ये जो ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल है, ज्ञान का दीप जलाने के पर्पज से इसका नाम रखा गया कि ज्ञान का दीप हम जलाएंगे। इसके स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा मिशन और विजन ये था कि मैं उस समय देखता था कि मैं एक्चुअल में मैं खुद भी सनशाइन और संगेदेव से पास आउट हूँ, तो मैं देखता था कि एक लोअर क्लास इट मीन्स कि जो कम कमाते हैं, जिनका इनकम कम है, सब लोग चाहता है आज के समय में कि उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करे और एक अच्छे लेवल पर जाए। और क्योंकि मैंने खुद को देखा है कि मेरे पापा एक बहुत ही नॉर्मल से एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहां से मुझे वो पढ़ाए, और क्योंकि अच्छे संस्कार मिले मुझे स्कूल में जाकर, तो वहां पे मेरा जो संगति हुआ या जो सोच हुआ उसके वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा स्कूल चाहिए जिसका फी कम हो और वो सारी व्यवस्थाएं उनको मिले उस स्कूल में, जो फी भले ही कम है, जगह भले ही थोड़ा छोटा है बड़े स्कूलों की तुलना में, लेकिन वो सारा फैसिलिटी जो बड़ा स्कूल प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, वो सारा कुछ यहाँ पे मिले और वो बच्चा उसी तरह से ग्रो कर सके जहाँ पे बड़े लोगों के बच्चे, जिनको हम लोग बोलते हैं बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है और ये लोग भी ये चीज को अचीव कर सकते हैं। तो नहीं, ज्ञानदीप ये करने का कोशिश करता है कि नहीं, जिनके पास थोड़ा कम भी पैसा है वो भी बच्चे स्कूल आए, कम पैसा दें, भले बड़ा बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो ईच एंड एवरीथिंग जो बड़े बच्चों को मिल रहा है, बड़ा रुपया खर्च करने पे मिल रहा है, उससे भी कई गुना ज्यादा हम उन्हें प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। So all people are watching you. Yeah. Can you share the facilities you provide in your school?
हाँ, एक्चुअली में हम लोगों ने जो फैसिलिटीज अपने स्कूल का डिजाइन किया है वो एक चीज तीन पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है प्ले से यूकेजी का। तो प्ले से यूकेजी के जो बच्चे होते हैं उनको बच्चा मतलब जब मेरे स्कूल में कोई बच्चा आता है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन आई जस्ट फील दैट कि इट इज माई चाइल्ड, ही और सी इज माई चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है। और जब तक कोई टीचर ये फील नहीं करेंगे ना तब तक उसको अपना मान के या उसको उतना केयर वो नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट ये मैं हम अपना समझते हैं, इसलिए मैंने अपने स्कूल का स्लोगन दिया है प्ले टू यूकेजी के लिए कि प्ले से यूकेजी के बच्चों को हम रखते हैं माँ के जैसा ख्याल, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों का ज्यादा बढ़िया ख्याल रख सकती है। फिर दूसरा पार्ट आता है क्लास 1 to 5 का, जहां पे बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए तैयारी के लिए एक मोटा रकम लगता है। अभी भी हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत सारा ऐसा स्कूल चल रहा है जहां पे बहुत पैसा लिया जाता है सिर्फ तैयारी कराने के नाम पर। तो हम लोग क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को नवोदय, नेत्रहाट जैसे बहुत बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है हमारे भारतवर्ष में उसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। फिर जब 5 का दौर खत्म हो जाता है तो 6 से आता है। अब बच्चा को आईआईटी, नीट ये सब की तैयारी करनी होती है। बहुत बहुत संस्थान हैं जो बहुत मोटा रकम लेता है आईआईटी, नीट ये सब का तैयारी कराने के लिए, लेकिन वो 9th 10th के बाद पेरेंट्स उनको भेजते हैं और फिर बच्चा क्या होता है कि वहां पे डिप्रेशन में चला जाता है, फिर कोई गलत काम करता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, क्लास 6 से ही फाउंडेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि अगर क्लास 6 से अगर वो फाउंडेशन पढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि आने वाला जो समय होगा उसके लिए आईआईटी करना है, नीट करना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो उसके लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और उसका करियर बहुत बेहतर बनेगा। It means you want to represent the idea that you provide all types of facilities in your school, yes sir? Exactly. आप अपने स्कूल में तमाम प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल। और इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं वो आपसे जुड़ते हैं और फिर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं से आपसे वो शेयर करते हैं तमाम चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, मैं आगे जानना चाहूंगा कि सर अगर कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो उनके बच्चे मतलब उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे और आपके पास आते हैं तो उनको आप किस प्रकार के टिप्स देना पाएंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें लाइफ में सक्सेस बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए अब का जो दौर है, जब जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोगों का जो दौर था, आज से लगभग मैं 2011 में 10th किया हूं, तो आज से कह सकते हैं लगभग 14-15 साल पहले, 15 साल हो गया लगभग 10th का। तो उस समय हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो सख्त होते थे। अब सख्ती के साथ हमारे साथ पेश आते थे, हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डरते थे, मारते थे, पीटते थे, टीचर्स भी मारते थे, पीटते थे। तो हम लोग उन सारे चीजों को कंट्रोल करके फिर भी पेरेंट्स से डर के अपना कर लेते थे। तो उस समय का एक अलग दौर था, लेकिन आज का जो दौर है वो मार पीट करके बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालने का दौर नहीं है। आज का बिल्कुल ये दौर है कि जहां पर पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं, हम भी मतलब बच्चे भी बिजी हैं अपने काम में, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सारे पेरेंट्स से, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कितना भी बिजी हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को टाइम जरूर दें। दूसरा, क्योंकि अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, जब भी आप आते हैं बहुत बिजी हैं, जब भी आप स्कूल घर आते हैं तो अपने बच्चों को एक बार जोर से कस के हग करें ताकि उसको एक गुड फील आए कि नहीं यार मेरे पापा आए, उसको उसके स्कूल में क्या कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में एक बार उससे डिस्कस करें। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पापा तो सुनते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे कुछ गलत करते हैं, आप उनसे हर बात बिना जज किए हुए कि यार वो कोई गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कोई बात आपको बताया कि पापा देखो ना कोई लड़का, मेरे को कोई लड़की है आपकी बेटी और वो आपको बोली ऐसा, बहुत बार ऐसा देखा हूं मैं सर कि वो आपको बोले पापा स्कूल में ये लड़का मेरे को बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। अरे तुमको कैसे तंग कर रहा है, चलो टीचर को देख लेंगे, ऐसा कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है, उससे बेटी आपकी डर जाएगी। उसको बहुत पेरेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा कि तुमको उससे बात नहीं करना है, उस क्लास में रहना है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप बच्चों के हर सुख दुख में आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि ये पेरेंट्स मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको जज करने लग रहे हैं। वो कोई गलती भी अगर कर लिया तो बच्चा ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा बना कर रखिए रिलेशन कि बच्चा आपको हर वो बात बताए। अगर वो कोई गलती भी करे ना तो ये आके आपको बताए पापा मैंने ऐसा गलती किया, तभी जाकर एक बेस्ट पेरेंटिंग के साथ हम अपने बच्चों को आगे सफल बना सकते हैं, आगे कर सकते हैं। Nowadays, most of the students use mobile phone. Exactly. And they waste their time, they waste their golden time. तो मैं ये चाहूंगा कि अधिकतर विद्यार्थी जो मोबाइल फोन यूज करते हैं और अपने जो बहुमूल्य समय है उसे बर्बाद करते हैं, तो किस हद तक बच्चे को या किसी भी उम्र के हो किस हद तक उसे मोबाइल फोन यूज करना चाहिए और किस तरह यूज करना चाहिए, थोड़ा सा टिप्स अगर आप देंगे तो बेहतर रहेगा सर।
एग्जैक्टली सर, दिस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। Yes. मैं भी अगर बैठा हूं, ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, चाहे आप हैं, हम हैं, कोई भी है। Yes. आज का लाइफ ऐसा हो गया है कि हर आदमी को मोबाइल फोन चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो मोबाइल फोन आज के समय में कहते हैं ना कि हर समय हर युग में एक राक्षस आता है जो हमें हमारे मोरल ड्यूटी से या मेरा जो मेन गोल है उस गोल से हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। Yes. तो आज के समय का जो सबसे बड़ा राक्षस है वो हमारा मोबाइल फोन है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस देन यू शुड लीव द मोबाइल फर्स्ट। Yes. आपको सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको मोबाइल फोन से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। पहले के समय में क्या होता था कि अगर हमें कोई वर्ड नहीं आ रहे हैं तो वर्ड नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, डिक्शनरी खोलते थे, एक वर्ड को जानने के चक्कर में 10 वर्ड हमारे दिमाग में आ जाते थे। तो उतना सारा वर्ड हमको याद हो गया या देख लिए एक बार झलक आ गया तो वो याद दिमाग में कहीं ना कहीं मेमोरी में रहता था। लेकिन आज के समय में मोबाइल में कोई दिक्कत है, फट से हम वहां पे टाइप किए और वहां पे देख लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। और उस मोबाइल के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, एक रील को देखते 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 कब 2 4 5 घंटा हमारा खत्म हो जाता है ये हमें समझ में नहीं आता है। तो सो दैट माय डियर चाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर मोबाइल फोन से हमें दूरी हर हाल में बनाना होगा। अगर हमें सफलता चाहिए तो मोबाइल फोन से दूरी बनाना होगा, नहीं तो फिर आगे के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय आने वाला है। जी। मैं चाहूंगा कि आपके जो स्कूल्स में जो भी जितने भी टीचर्स है वो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स है उसमें किस प्रकार के कम्बिनेशन होना चाहिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स है जिनके पास गोल्स है वो टारगेट उस गोल्स को सही तरीके से करें। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच क्या किस प्रकार कम्बिनेशन होना चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, आज के समय में टीचर्स और स्टूडेंट्स के, आज का बात मैं बोल रहा हूँ, आज के समय में पहले का एक दौर अलग था, आज का दौर बिल्कुल अलग है सर, आप भी देख रहे होंगे। तो आज के समय में टीचर्स और स्टूडेंट को बिल्कुल फ्रेंडली भी रहना है। बोलते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा बात है कि जब कुम्हार कोई बर्तन को सांचता है तो अंदर से वो क्या करता है, उसे बड़े प्यार से पकड़ के रखता है और ऊपर से उस पर थप्पड़ चलाता है ना। तो उससे क्या होता है कि बेहतरीन आकृति मतलब निर्माण हो पाता है, उस बर्तन का एक बढ़िया ढांचा बन सकता है। तो आज के समय में हम टीचर्स को भी ऐसा चाहिए, हम लोग भी इंप्लीमेंट करते हैं कि हमें बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहना है, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहना है कि वो हमारा दोस्त बनके हमारे सर पे डांस करे। ऐसा नहीं होना है। फ्रेंडली रहना है इट मींस कि बच्चा बिल्कुल इजी फील करे आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए, बच्चा बिल्कुल इजी फील करे आपसे बात करने के लिए। बच्चों को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका मतलब एज अ टीचर ऐसा हमें होना चाहिए कि स्टूडेंट्स हमेशा आपको वेट करे, अरे सर का क्लास आने वाला है, आज बड़ा मजा आने वाला है। Every day you have to create something creativity inside the classroom. जब तक हम क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं करेंगे, बच्चों को अपने से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग कई बार देखते थे, मुझे एक बहुत अभी बात करते करते याद आ गया, मैं एक स्कूल में था, स्कूल का भी नाम बता ही दे रहा हूँ, लाइशियम इंटरनेशनल स्कूल है मिठनपुरा में। उस स्कूल में मैं 2014-15 में था। तो अचानक से क्या हुआ कि मुझे किसी और स्कूल में अपॉइंट हो गया था मैं। तो मैं उस स्कूल में कुछ साल पढ़ा रहा था और अचानक से मैंने स्कूल को लीव कर दिया। तो जब लीव कर दिए तो बच्चों का फोन आता था, मैसेज आता था, बाकी टीचर्स बोलते थे या उस स्कूल के जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, कोचिंग में पढ़ते थे, वो दे आर क्राइंग फॉर मी। दैट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर मी। मतलब टीचर के लिए हमें लगता है, हम लोग बोलते हैं कि मेरा पहचान उस नेता से है, मेरा उस डीएम से है, मेरा उससे है, लेकिन एज अ टीचर मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा जो पहचान है मेरे स्टूडेंट से है, कि जब भी जरूरत पड़े मेरा सबसे बड़ा ताकत मेरा स्टूडेंट है, और इससे बड़ा टीचर के लिए और कुछ भी बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है सर मेरे अकॉर्डिंग। All teachers try their best for their students in order that the students may achieve their goals. Okay, sir? Exactly. And you are also trying for making all the students better and best. So congratulations and thank you, sir. मैं चाहूँगा कि आप लाइफ में अभी कुछ ऐसे टारगेट को लेके चल रहे हैं जिस टारगेट को करने में आपको डन करने में बहुत सारे परेशानियां को झेलना पड़ रहा हो, बहुत डिफिकल्ट, खुद को अपने आप को डिफिकल्ट फील कर रहे हो? सर एक बात है कि बिल्कुल अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह ऑब्स्टिकल्स मिलेगा, रुकावट मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने में बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। जैसे अभी ही हम लोग देखते हैं कि हमारा सरपुर ब्रांच है, अभी नियर बाई आने वाले कुछ समय में हमारा मरोड़ी चौक पे सेकंड ब्रांच ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल का खुलने वाला है।
तो यहाँ पे खोलना है तो हम लोग फिर वही है, फाइनेंशियल इशू आता है। अभी हमारा जो सिरपुर ब्रांच है वहां पे हमारे पास हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा फील्ड होना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा। एक रोबोटिक्स हम लोग बेसिक रोबोटिक्स स्कूल में सिखाते हैं, बड़ा सा रोबोटिक्स लैब क्रिएट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू आता है, क्योंकि हम लोगों का, मेरा जो पर्सनल विजन है कि अर्निंग पे अभी फोकस नहीं करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, सेल्फ के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो डे विल कम कि बच्चे हमारे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो इतने हो जाएंगे। मैं मेरा इंस्पिरेशन के रूप में देखता हूँ, मैं खान सर को देखता हूँ, मैं PW वाले सर को, पांडे सर को, तो इन लोगों को मैं एज इंस्पिरेशन देखता हूँ कि लोग कहाँ से आए हैं और आज इनका ताकत इतना बड़ा है एज अ टीचर कि पूरे संसार में आप जहां चले जाइए लोग इनको जानते हैं। तो एज ए इंस्पिरेशन लोगों को मैं लेकर चलता हूँ और यही सोचता हूँ कि कम से कम में बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया जाए, और यही मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आईएएस एकेडमी के फाउंडर जो है विकास दीपिकीर्ति सर, आपने सुना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जितने भी स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया की भी बात करूं तो उनसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं। एग्जैक्टली। टीचर को कहीं ना कहीं से हर स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए इनसाइड द क्लास और आउट ऑफ क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट सर, आपका कोई ऐसा टारगेट है, प्लानिंग है जो आप जिस पर अभी वर्क कर रहे हैं, आप स्कूल को अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा टारगेट है जिसको आप बस आपके प्लान में हो? बिल्कुल, आने वाले समय में हमारा ये प्लान है कि जब हम लोग थोड़ा सा ज्ञानदीप जो है वो थोड़ा भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो डे विल कम कि हम लोग एक ऐसा स्कूल का निर्माण करेंगे या स्कूल में एक ऐसा सेक्टर बनाएंगे जहां पर जो ऐसे बच्चे हैं जो पैसा के बिना वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कि हम उनका हेल्प कर सके। तो एक समय आएगा कि ज्ञानदीप का एक ऐसा ब्रांच होगा, एक प्रीमियम स्कूल हो जहां पे प्रीमियम स्कूल में लो क्लास के जो जिनके पास फाइनेंशियल इशू की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहां दिक्कत है, स्ट्रे पीपल हैं, कहीं जाकर बच्चा के पास पैसा, मतलब लोग कहता है ना कि अगर बाप मर जाए 7-8 साल की उम्र में भी तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे बच्चों के परिवार को सपोर्ट करने के साथ साथ बच्चों को आगे पढ़ाने का काम किया जाए, ऐसा ज्ञानदीप इस विजन पे काम करने का काम कर रहा है आगे के लिए। सर, अगर लोग, दर्शक जो भी ऑडियंस है आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर उनका एक सवाल होगा कि आपका अभी यूथ है, अभी आप बहुत सारी चीज कर सकते थे, आपके भी गोल्स हो सकते थे, आपने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जिससे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में और बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें अपने चेहरे को चमका सकते थे? तो फिर आपका जवाब क्या होगा सर? बिल्कुल सर, मैंने पहले भी बताया कि टीचिंग मेरे लिए एक वर्क सेटिस्फैक्शन था, फर्स्ट। सेकंड बात जो सबसे इम्पोर्टेंट एज अ टीचर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज अ टीचर के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है समाज को क्रिएट करने का, ये सबसे बड़ा बात है। दूसरा, एक और तीसरा चीज आता है कि हम अगर कहीं काम करते, किसी के यहाँ नौकरी करते, किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते, एक प्राइवेट मतलब स्कूल में काम कर रहे होते, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे होते, DSP होते, SP होते या कोई और बड़े पोस्ट पे होते, कहीं भी होते, तो मैं जो काम करता वो सिर्फ खुद के लिए करता। आज मेरा ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल जिसमें लगभग 35 स्टाफ काम करते हैं, तो संतोष कुमार झा अपना पेट तो भर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 35 लोगों का भी पेट भर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है सर, ये मोटिवेशन का बात है मेरे। सर, आप जो बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर किसी के पास गोल्स नहीं होगा कि SP DSP DM बने, तो फिर तो हमारे देश में SP DSP DM का जो कार्य है उसको कौन करेगा? सारे अगर उससे विमुख होने लगेंगे तो फिर जिस तरह आप अपनी बातों को रख रहे हैं लोगों के बीच में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है, मैंने अपना सेल्फ ओपिनियन बताया है। मेरे ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि कोई SP नहीं बने, कोई DM नहीं बने, कोई कुछ बने नहीं, इन लोगों को बनना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक अच्छे लोग इस चीज में नहीं जाएंगे तब तक हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, अच्छा कैसे होगा। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं ना, विकास सर का आप बात बोले थे, उन्हीं का एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि आप गोल कैसे चुने। एवरीबॉडीज के दिमाग में, हर लोगों का जो माइंडसेट होता है काम करने का, सोचने का, उनका अलग तरीका होता है। तो उसी तरीका से कोई आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं और मुझे बहुत इनकम नहीं चाहिए, बहुत सम्मान चाहिए, तो उनको SP DM DSP इन सब रैंक पे जाकर काम करना चाहिए। जिनको लगता है कि नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए, नाम मतलब चलो चलेगा, सेकेंडरी है, लेकिन समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, उन्हें मेरे साथ आना चाहिए।
सर आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई, कितने बच्चे सर? हमारे बच्चे Yes. दो बेटियां हैं हमारी। दो बेटियां हैं सर, मोस्ट कंग्रेचुलेशंस कि दो बाबू के आप मतलब पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, ओके सर। बिल्कुल। और फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके कंधों पे आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो मैं चाहूंगा कि सर जितने भी ऑडियंस के बच्चे हो वो उन्हें आप आखिरी बार क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हर किसी को अपने बच्चे को एजुकेशन के प्रति ज्यादा सशक्त होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं है तो वो फिर लाइफ का कोई मजा नहीं है और वो लाइफ में नहीं आता है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए? कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई पर फोकस नहीं करके उसे कोई काम दे देते हैं, उन्हें लगता है कि ये चैलेंजेस है और हर कोई पढ़ के नौकरी में नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार के जो निगेटिविटी होता है उसको कैसे दूर किया जाए सर, उस पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए? बिल्कुल। मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए, आज के समय में एक कहते हैं ना, गरीबी को खत्म करने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, नथिंग एल्स। दूसरा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा ये है कि आज भले ही हम गरीब परिवार से आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया, किसी के यहाँ जाएगा, 1000, 2000, 3000 रुपया कमा के लाएगा, मेरा परिवार चलेगा। लेकिन आज के ये 1-2 हजार रुपया आने वाले समय के लिए आपसे भी बुरा जिंदगी आप अपने बच्चों को देंगे। ये सेकंड बात जो बहुत मुश्किल है। एक कुमार विश्वास जी का मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा बात ये बोले कि आप अपने बेटे बेटियों को अगर कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ने के लिए जब आप भेज रहे हैं तो उनपे पढ़ाई का भी इतना दबाव नहीं डाल दीजिए कि वो बच्चा उसके वजह से परेशान हो जाए। आप उनके बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को देखिए कि आखिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, खेल में बहुत अच्छा है। आप ये प्रयास करिए कि पढ़ाई के साथ साथ उसको खेल में आप आगे बढ़ाने पर कोशिश करिए, उनको उस तरह का ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराइए। डांस में अच्छा कर सकता है, म्यूजिक में अच्छा कर सकता है, या जिस फील्ड में भी बच्चा आगे अच्छा करना चाहता है, हमारा स्कूल उस पर भी काम कर रहा है कि आपके बच्चों को समझ के कि अच्छा ये बच्चा डांस में अच्छा कर रहा है तो उसको डांस का स्पेशल टीचर देके, स्पेशल टीम प्रोवाइड करा के उसको उस लेवल में आगे कैसे जाएगा उस पर काम कराने। अलग अलग सेक्टर में जिसमें बच्चा जाना चाहता है उसमें हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी इसको जज करके और आप करें। सर आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? सर मंथली अर्निंग का तो क्या ही बोला जाए, टारगेट नहीं, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि स्कूल है, कभी पेरेंट्स पैसा आया ठीक से, कभी नहीं भी आया, तो ठीक ठाक है, चल जाता है, बस यही कह सकते हैं। ये सर, तो फिर सर आपने जितनी भी बातें दर्शक ऑडियंस के बीच आपने डिवर्जेंट किया सर, वो तमाम बातें हर किसी के हार्ट को झकझोरने वाला है और हर किसी को ये एहसास दिलाने वाली बातें हैं कि आप अगर ठान ले, आपके अंदर जज्बात हो, साहस हो, हिम्मत हो और किसी भी चैलेंजेस को फेस करने की सामर्थ हो, तो आप दुनिया की किसी भी जो बड़े से बड़े अचीवमेंट्स है उसको पाने से वंचित नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर, बिल्कुल। तो फिर आपके जो भी संदेश है, संवाद है, वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं से अच्छी इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम सर कि आपने इन तमाम चीजों के बारे में जो एजुकेशन से रिलेटेड है आप दर्शकों के ऑडियंस के बीच आपने रिप्रेजेंट किया। आने वाला पीढ़ी जो कोई भी होगा या अभी वर्तमान दौर में जितने भी यूथ है, पावर है, वो तमाम आपसे मोटिवेट होंगे और फिर कहीं ना कहीं से एक बार आपको जरूर याद करेंगे सर, एक बार पुनः अपना नाम अपने ऑडियंस के बीच रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम संतोष कुमार झा, डायरेक्टर ऑफ ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल। थैंक यू सो मच।